सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्रीचर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आई एम श्योर आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस पूरा जो चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत में उसको फटाफट हम समराइज करें, इसको कंक्लूड करें विद इन लिमिटेड वर्ड्स। सो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, फटाफट मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। सो हम इसमें पढ़ेंगे कौन सा आर्टिकल डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ, इसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कौन करता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अगर किसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करना है तो, बाकी टर्म क्या रहेगी इसकी कि कितना टाइम तक ये सर्व करेगा, बाकी ड्यूटीज़ एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एंड फिर राइट्स क्या क्या मिलते हैं इनको, क्या क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं बीइंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड उसके साथ साथ लिमिटेशंस क्या रहती हैं यानी कि कमियां क्या रहती हैं उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ में एडिशन में हम जानेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कि इनका क्या रोल है और कौन होते हैं ये, ठीक है। सो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल की, कौन सा आर्टिकल जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ डील करता है। तो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 76 डील करता है इसके साथ, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 76 है वो हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और बताता क्या है ये कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है हमारी कंट्री में। लॉ ऑफिसर इन द, इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट कैसे होती है इसकी वो इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन इसे अपॉइंट करता है। सो इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन इसे इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस इसको चाहिए। सो अगर क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बात आती है ही मस्ट बी क्वालिफाइड to be appointed as judge of the Supreme Court of the Supreme Court, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। दूसरी बात, सभी को पता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया तो चाहिए ही चाहिए, भारत का नागरिक, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा वो किसी भी हाई कोर्ट का मिनिमम 5 सालों तक जज रहा हो, ठीक है। यानी कि ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ एनी हाई कोर्ट फॉर 5 years, 5 वर्षों तक वो उसका जज यहाँ पे रहा होना चाहिए। अगला, अगर ये ना हो तो और क्या चल सकता है, वो किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 years, यानी कि 10 वर्षों तक वो किसी हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट रहा हो, ठीक है। सो अगर ये सब क्वालिफिकेशंस उसके पास हैं तो आप ऐसे बंदे को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए रेकमेंड कर सकते हो। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस के बाद इसकी बात करेंगे हम टर्म्स की। तो अगर बात करी जाए टर्म्स की तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या याद रखेंगे, इसका जो टर्म है वो फिक्स्ड नहीं है,
नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं बताया गया है इसके टर्म के बारे में कि कितना टाइम ये काम करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसके रिमूवल के बारे में भी कोई भी जानकारी जो हमें नहीं मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसको कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि ये कब तक सर्विस में रहेगा, जब तक कि प्रेसिडेंट की क्या रहेगी, मर्जी रहेगी। यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा इसको अपनी ड्यूटी अपनी सीट पे काम करने देगा, और राष्ट्रपति कभी भी इसे रिमूव कर सकता है, रिमूव्ड एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय इसको निष्कासित किया जा सकता है। और अपनी इच्छा से भी ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे सकता है। ठीक है, अपनी इच्छा से भी रिजाइन कर सकता है ये, और रेजिग्नेशन किसे देगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट को। ज़्यादातर होता क्या है, ये अपना रेजिग्नेशन तभी देते हैं अगर नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मल सिचुएशंस में, जब क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं, या तो वो रिप्लेस किए जाते हैं, यानी कि हमारी कैबिनेट रिप्लेस्ड और रिजाइंड। ठीक है, तो ये इसके कुछ टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। बाकी अगर इसकी सैलरी की बात करी जाए, कोई आपसे पूछे सैलरी के बारे में, तो देखो सैलरी भी इसकी फिक्स जो है नहीं होती, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो इसको भी कौन सुनिश्चित करता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। ओके, चलो अब हम बात करेंगे आगे इसके ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस की, कि इसकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या क्या फंक्शंस इसके रहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ड्यूटीज़ की। अब देखो, कंट्री का, या ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ लॉ ऑफिसर है ये। अब चीफ लॉ ऑफिसर होने के नाते इसके कुछ ना कुछ दायित्व होंगे जिनका इसको निर्वहन करना पड़ेगा। जैसे कि ये क्या करता है, इट कैन गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन द मैटर्स, या आप एड ऑन कर सकते हो लीगल मैटर्स। ठीक है, लीगल मैटर्स विच आर referred to him by president। ठीक है, यानी कि उन लीगल मैटर्स पे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा उसको रेफर करे गए होते हैं कि भाई तुम अपना ओपिनियन बताओ कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी केस चला हो, ठीक है, तो उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल। याद रखना इस बात को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से वहां पे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में उस केस की सुनवाई के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको अपॉइंट करा है इसके लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। जब भी ऐसा कुछ होता है उनके खिलाफ कोई केस, तो वहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अगर किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में ऐसा कुछ होता है, तब भी कौन वहां जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही वहां जाएगा सरकार की तरफ से। तो एक इंपॉर्टेंट बात थी।
ठीक है, तो ये इसके कुछ ड्यूटीज़ और इसके फंक्शंस हैं। अब बात करी जाए इसके कुछ राइट्स की कि इसको क्या क्या अधिकार मिलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, इतनी बड़ी पोजीशन पे रहना तो कुछ ना कुछ तो राइट्स मिलेंगे ही ना। ठीक है, पहला बात, अगर हमारी इंडियन टेरिटरी में यानी कि भारत की सीमा के अंदर कोई भी कोर्ट होगा, एनी कोर्ट, तो ये वहाँ पे क्या हो सकता है, अपेयर हो सकता है। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ही कैन अपेयर इन एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका राइट क्या होता है, देखो आप इसके राइट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। यानी कि पहला प्रोसीडिंग्स, ठीक है, प्रोसीडिंग्स। दूसरा जॉइंट सिटिंग। तीसरा कमेटी। ठीक है, कमेटी कौन सी, पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाने वाली। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाने वाली। तो इसको हम इन 3 तरीकों से देखेंगे। अब देखो प्रोसीडिंग्स जब हमने लिखा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसको पूरा पूरा अधिकार है, ही हैज़ द राइट टू सिट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस। ठीक है, बोथ हाउसेस। अब ये बोथ हाउसेस कौन से आपके आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखना इस बात को। यानी कि इसको पूरा पूरा अधिकार है कि लोकसभा और राज्यसभा में जब भी प्रोसीडिंग्स होंगी किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो यहाँ पे ये बैठ सकता है, साथ में बोल भी सकता है। ठीक है, अपना ओपिनियन भी इसमें दे सकता है। ही कैन स्पीक ऑल्सो। जब भी कभी ज्वाइंट सिटिंग की बात आती है, यानी कि दोनों घरों को ज्वाइंट सिटिंग के लिए इनवाइट करा जाता है, तो वहाँ पे भी इसको पूरा पूरा राइट है हिस्सा लेने का। ठीक है, और अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई किसी कमेटी में बेसिकली ये मेंबर है, तो वहाँ पे भी क्या रहेगा, इसको पूरा पूरा अधिकार रहेगा पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा अधिकार रहेगा कि पार्लियामेंट ने कोई कमेटी बनाई है और उसका ये क्या रहेगा, उसका ये इसको एज अ मेंबर जो है बनाया गया है, तो उसको पूरा पूरा अधिकार रहेगा। तो 3 चीज़ें आप याद रखोगे, प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ज्वाइंट सिटिंग एंड कमेटी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, तो ये इसके राइट्स आते हैं कुछ। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन है। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी आपने देखा होगा, वीडियो आपने क्रेडिट जर्नल ऑफ द स्टेट के बारे में, तो यहाँ पे भी सेम बात रहेगी कि जब भी ऐसा कुछ होता है इसको पूरा अधिकार है, लेकिन विदाउट द राइट टू वोट। यानी कि वोट नहीं दे सकता, कुछ भी ऐसा मामला होता है वहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकता है, सिर्फ बोल सकता है, हिस्सा ले सकता है वहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ इसको जो भी सुविधाएं मिलती हैं, आप कह सकते हो कि प्रिविलेजेस जो मिलते हैं या इम्यूनिटीज़ मिलती हैं जो एक एमपी को दी जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो सेम प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दी जाती हैं। ठीक है, तो इतना याद रखोगे। अब ये थे राइट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में, यानी कि राइट्स के साथ साथ इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। देखो लिमिटेशंस की अगर बात करी जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसको राइट्स ही मिले, कुछ कमियां भी हैं उसमें। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं पे भी रिप्रेजेंट करेगा लीगल मैटर्स में, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही करेगा। ठीक है, तो पहला क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही शुड नॉट और ही कैन नॉट एडवाइज, ठीक है, ऑन एनी मैटर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, ही
कैन नॉट डिफेंड accused persons in criminal prosecutions without the permission of government of India. परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ इसका कि वो किसी भी दोषी को, कोई दोषी व्यक्ति है कोई भी हो, उसको डिफेंड नहीं कर सकता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस में जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन ना हो। तो ये भी काइंड ऑफ इसके ऊपर लिमिटेशन ही है, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लेट सपोज कोई कंपनी है या कोई कॉरपोरेशन है, कोई कंपनी है या कोई कॉरपोरेशन है, वो क्या करते हैं, इसको ऑफर करते हैं कि भाई ऐसा करो, आओ और तुम्हें हम यहाँ का डायरेक्टर बना देते हैं उस कंपनी का या कॉरपोरेशन का। तो भाई ऐसा है, इसके पास कोई भी राइट नहीं है कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ये उसको एक्सेप्ट करे। ही कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। ठीक है, जब तक कि सरकार की परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये भी लिमिटेशन है इसके ऊपर। ठीक है। अगला, अगर एग्जाम में आपको ऐसा सवाल आता है, ऐसी स्टेटमेंट आती है कि इसको गवर्नमेंट सर्वेंट कंसीडर करा जाता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉट कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट सर्वेंट, इसको गवर्नमेंट सर्वेंट कंसीडर नहीं किया जाता है। सोच लो, इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। अब हम आगे बात करेंगे सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, कि सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है। देखो, अब हमें अटॉर्नी जनरल के बारे में तो पता चल चुका है कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, लेकिन इसको हेल्प करने के लिए, ठीक है, इसकी हेल्प के लिए बेसिकली जितने भी मामले होते हैं, यानी कि ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसमें इसको हेल्प करने के लिए इसके साथ साथ और हमारे पास लॉ ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, और उनको बोला जाता है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्लस इसके साथ साथ एडिशनल, ठीक है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी लॉ ऑफिसर्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं। ओके, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे एग्जाम के लिए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बारे में मेंशन करा है, वो भी कहां पे, आर्टिकल 76 में। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर तुम्हें कोई बोलता है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में कुछ मेंशन करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नॉट मेंशन। दूर दूर तक ये बात मेंशन नहीं करी गई है। तो इस पॉइंट को याद रखना आपने। ओके, दूसरी बात, जो एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसको सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर नहीं कंसीडर किया जाता है, ये भी याद रख लेना। ही इज नॉट कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, इसको सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर कंसिडर नहीं करा जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। और मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि इसको एकदम सिंपल वे में और शॉर्ट फॉर्म में आपको ब्रीफ करा जाए। और आर्टिकल अगर तुम एक्स्ट्रा याद रख सकते हो तो आर्टिकल 105 के बारे में भी तुम याद रख लेना। ठीक है, आर्टिकल 105 के बारे में आप याद रख सकते हो। तो आर्टिकल 105 में क्या बोला गया है, पावर्स, ठीक है, पावर्स प्लस जो भी इसको प्रिविलेजेस वगैरह मिलती हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है, उसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 105 में। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो
इसमें हमने गाइस जितना भी अभी तक पढ़ा तो वो ये सब था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमने देखा किस तरीके से, फिर हमने इसके आर्टिकल की बात करी, अपॉइंटमेंट की बात करी, फिर हमने सॉलिसिटर जनरल के बारे में पढ़ा, लिमिटेशंस के बारे में हमने जानकारी ली, राइट्स के बारे में हमने देखा, और ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या रहते हैं इसके, और टर्म क्या रहता है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए इसके लिए। आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि इसको मैं थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। और बाकी आप इसी तरीके से स्टडी प्रीचर्स पे पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए आप, और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।